हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये वीडियो जो है वो संडे का है। संडे के दिन का जो पूरा रूटीन है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें, सब्सक्राइबर बढ़ सकें, ताकि मेरा मन लगा रहे वीडियोस को बनाने में। क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, ये आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं। क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि हाँ दीदी, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सफल कीजिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं ये। और ये मान लीजिए कि एक एनर्जी बूस्टर की तरह होते हैं, और जब लाइक और कमेंट आते हैं ना वीडियो पे तो एनर्जी मिलती है हमें और वीडियोस बनाने के लिए। तो ये संडे का ब्लॉग है, और 2-3 दिन से ना मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी। घर बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, फैला हुआ था। क्योंकि फ्राइडे को छोटी बेटी की पीटीएम थी, सैटरडे को बड़ी बेटी की थी। तो जब पीटीएम वगैरह में जाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा काम मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी निकलना होता है। स्कूल यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मॉर्निंग में जल्दी निकलना था। तो सिर्फ घर के जो एसेंशियल वर्क होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं, बस उन्हीं कामों को करके, नहा धो के, पूजा करके मैं निकल गई थी। उसके बाद संडे को घर की ऐसी हालत थी, इतने सारे कपड़े फोल्ड करने थे, इतनी सारी डस्टिंग करनी थी, बहुत सारा काम था। तो संडे को सारा काम निपटाया और बहुत अच्छे से, बहुत मतलब एनर्जी के साथ मैंने संडे का काम किया। संडे के दिन मुझे हरियाली तीज के एक महोत्सव में भी जाना था, सेलिब्रेशन में भी जाना था। तो दोनों ही चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से करने की कोशिश की, घर को और अपने आप को, दोनों को पूरी तरीके से मैनेज करने की कोशिश की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो ये मेरा मास्टर बेडरूम है। सबसे पहले तो मैंने पूरे कपड़े निकाल करके बेड पे डाल दिए थे। सैटरडे को मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो उस पर स्टैंड पे मुझे दूसरे कपड़े डालने थे, तो मैंने स्टैंड खाली किया और अपने सारे कपड़े जो है बेडरूम पे किसी भी बेड पर मैं पटक देती हूँ और फ़ैन ऑन कर देती हूँ। तो जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है ना कपड़ों का, वो सूख जाता है। क्योंकि जब तक बिल्कुल कपड़े ड्राई नहीं हो जाते तब तक हम कपड़ों को ना वार्डरोब में नहीं जमा सकते, नहीं तो उनमें फंगस लग जाएगी और स्मेल भी आने लगती है। तो पहले कपड़ों को प्रॉपर ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो ड्रायर में ड्राई करते हैं, मतलब मशीन में ड्राई होते हैं, उसके बाद स्टैंड पे सूखते हैं। उसके बाद में एक नाइट तक, ओवरनाइट जो है, इस बेड पर ही, किसी भी बेड पर पूरे कपड़े छोड़ देती हूँ। क्योंकि घर में 3 बेड हैं हमारे यहाँ और हम लोग 1 या 2 रूम में ही सोते हैं। तो एक रूम में मैं डाल करके कपड़ों को और फ़ैन ऑन कर देती हूँ, तो कपड़े काफ़ी अच्छे से सूख जाते हैं। फिर उनको जब सूख जाते हैं तो उनको फोल्ड करके वार्डरोब में रख देती हूँ। उसके बाद मुझे इस कमरे की जो है डस्टिंग करनी थी, तो काफ़ी डस्ट हो गई थी, 3-4 दिन से डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो मैं ये ब्रश ले आई और इस ब्रश की हेल्प से जो है मैंने ये फ्लावर का जो बंच है इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। जब मतलब मानसून चला जाएगा और अच्छी सी धूप आ जाएगी, या जिस दिन भी धूप निकलेगी ना, इसको मैं सर्फ से धो दूंगी। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा था नहीं, ब्रश से अच्छे से क्लीन हो गया था। और इस पॉट को भी मैंने अच्छे से ब्रश से क्लीन कर दिया था। तो जब भी आपको इस तरह की क्लीनिंग करनी हो ना, तो ये ब्रश जो है ना बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये कोनों में चला जाता है। जो कार्विंग वगैरह होती है, जो डिज़ाइनिंग होती है ना, उसमें चला जाता है और उसमें से डस्ट निकाल देता है। तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है ये, मतलब डस्टिंग के लिए मुझे तो मतलब कहते हैं ना कि एक अस्त्र शस्त्र मिल गया है। ये मेरा जो है ना औजार हैं ये डस्टिंग के कपड़े, ये तो इनसे जब डस्टिंग करती हूँ ना इस ब्रश की हेल्प से, तो काफ़ी अच्छी मतलब क्लीनिंग हो जाती है। और ये जो हमारा मैट्रेस है, इसका जो ये कवर है ना, इसको आप है ना नॉर्मल झड़ाएंगे ना, तो इस पर अगर बाल वगैरह चिपके हुए या कुछ भी डस्ट है ना, तो वो क्लीन नहीं होती है। मगर इस ब्रश की हेल्प से जब मैं क्लीन करती हूँ ना, तो यकीन मानिए पूरी डस्ट भी निकल जाती है, जितना कचरा होता है वो भी निकल जाता है। क्योंकि ये जो है ना मतलब मैट्रेस का जो कवर है ना, ये चिपकने वाला है, ये बेडशीट वगैरह को चिपक लेता है अपने अंदर, तो चिपकाता है ये। तो इसका थोड़ा सा ऊपर का जो पार्ट है ना, ये थोड़ा दरदरा सा है। तो इसको साफ़ करने के लिए ना मुझे ब्रश की हेल्प ही लेनी पड़ती है, बिना ब्रश के ये साफ़ होता ही नहीं है। तो ब्रश से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद देखिए मैंने आज है ना बेडशीट चेंज कर दी थी, पूरे तीनों रूमों की बेडशीट। 3 रूम में मेरे 3 बेड हैं और तीनों ही बेडरूम्स की मैंने बेडशीट आज चेंज की। और बेडशीट चेंज करने में भी ना काफ़ी टाइम लगता है, मतलब एक बेडशीट डालने में आपको कम से कम 5 से 7 मिनट, या फिर थोड़ा अच्छे से डालेंगे तो 8 से 10 मिनट के आसपास भी टाइम लग जाता है। तो बेडशीट को मैंने अच्छे से दबाया था, चारों तरफ से मैं अच्छे से दबा करके बेडशीट डालती हूँ। इस बार मेरा प्लान है कि मैं
जैसा कवर है ना, इस टाइप की जो इलास्टिक वाली बेडशीट आती हैं वो ट्राई करके देखूँगी वो कैसी होती है। अगर आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कैसी होती हैं, यूज़फुल होती हैं या नहीं, हमारी इन बेडशीट्स की तरह अच्छी लगती हैं या नहीं, मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए मेरी बेडशीट भी पूरी लग गई थी। तो देखिए बेड मेरा जम गया था। अब मैं जो है अपनी ड्रेसिंग को क्लीन करूँगी, एक एक करके ना हर एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी पूरे प्रॉपर तरीके से, ताकि 2 से 3 दिन के लिए मैं फ्री हो जाऊँ। क्योंकि जब आप एक बार डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो यकीन मानिए 2-4 दिन तक बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी तो जिस तरीके से बारिश का सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न है, तो अभी है ना हफ्तों अगर हम नहीं करेंगे क्लीनिंग तो भी चल जाएगा। मतलब डस्टिंग नहीं करना है, क्लीनिंग तो हमें प्रॉपर करनी पड़ती है, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है ना वो हफ्ते में एक बार आप अच्छे से कर लीजिए तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और घर ऐसा चमचमा जाता है ना क्लीनिंग के बाद कि अपने आप में बहुत अच्छा लगने लगता है। तो कई लोग होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि पूनम आपकी वीडियो देख करके ना बहुत एनर्जी आती है। तो जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, जब वो लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई थी अपने दूसरे रूम में, और यहाँ पर भी मैंने अपना जो है डस्टिंग का काम स्टार्ट किया। पहले तो जो भी बेडशीट्स वगैरह हैं उनको फोल्ड करूँगी, क्योंकि बच्चे सो रहे थे और उसके बाद उठे। उसके बाद मैं ना इस कमरे को ठीक करने आती हूँ। तो मैंने अपनी छोटी बेटी को लगा दिया था अपना जो है स्टडी टेबल आप खुद क्लीन करेंगे, और बड़ी बेटी को बोल दिया था कि वो अपना स्टडी टेबल खुद क्लीन करेंगे। इस तरीके से बच्चों में भी अगर हम काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, तो बच्चों को एक तो काम करने की हैबिट पड़ती है, दूसरा हमारा भी थोड़ा काम हल्का होता है और बच्चे कुछ सीखते हैं। तो बच्चों को अगर हमें कुछ सिखाना है ना, तो उनको ना प्रॉपर तरीके से काम डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। देखिए डेली तो बच्चे कर नहीं सकते हैं, तो संडे के संडे ही सही बच्चों के पास टाइम होता है, तो आप संडे के संडे ही बच्चों को थोड़ा सा काम दीजिए। जैसे अपना रूम ठीक करना, अपने स्टडी टेबल ठीक करना, इस तरीके से जब वो काम करते हैं तो उनके अंदर है ना एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स मतलब एनर्जी आती है, और पॉजिटिव माइंड से बच्चे काम करते हैं, और उनका दिमाग जो है ना मतलब उसका विकास होता है चारों तरफ से। कहते हैं ना चहुमुखी विकास होना चाहिए, तो उसके लिए ना बच्चों को थोड़ा बहुत काम देना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को उनके स्टडी टेबल क्लीन करने के लिए बोल करके मैं नीचे के रूम में आ गई, और आ गई थी नीचे का रूम क्लीन करने। तो आप देख रहे होंगे मेरे बेड पर है ना आलू प्याज की डलिया रखी हुई है, क्योंकि मेरे घर में ना दूसरी कहीं जगह नहीं है आलू प्याज रखने के लिए। आलू प्याज आप फ्रिज में नहीं रखते, बाकी सब्जियां तो फ्रिज में होती हैं, और फ्रिज इतना बड़ा है कि उसमें आराम से सब्जियां आ जाती हैं पूरी। लेकिन ये आलू प्याज रखने के लिए ना अभी तक मैंने कोई स्पेस बनवाया नहीं है, मगर अब जब भी काम चलेगा तो मैं एक प्रॉपर स्लैब बनवा करके आलू प्याज रखने के लिए, आलू प्याज लहसुन अदरक रखने के लिए जगह बनवाऊंगी। क्योंकि अभी मुझे ना इस बेडरूम में रखना पड़ता है, तो इस बेडरूम का जो पूरा लुक है ना वो ख़राब हो जाता है। तो बस ये जो मेरा काउच बना हुआ है ना इस रूम में, आज ना मैं इसका भी मतलब बेडशीट निकालूंगी, और इस पे जो मैं कवर डालती हूँ, कवर बनवाया नहीं है मैंने अलग से, मैं इस पे ना एक सिंगल बेडशीट लेकर आई हूँ, वो डाल देती हूँ अच्छे से फोल्ड करके। तो वो काफ़ी अच्छी भी लगती है, और मैंने सिर्फ यही परचेज़ किया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि इस पर ना कुछ अच्छा सा मतलब क्रिएटिव सा डालूंगी, और इस जो कॉर्नर को है ना, ये जो सिटिंग है, इसकी सिटिंग में कुछ अच्छे कुशन्स वगैरह डाल करके इसको ना अच्छा अट्रैक्टिव लुक देने की कोशिश करूँगी। तो देखिए दिवाली तक मैं कैसे क्या करती हूँ आपको मेरे वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है नीचे का रूम है हमारा, जो मैंने अपने मतलब इन लॉज के लिए या मम्मी पापा जी लोगों के लिए बनवाया हुआ है पूरा। तो इस रूम में ना हम लोग रहते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि इस रूम में हम लोग आएँ। तो देखिए ये पता नहीं किस चीज़ का दाग है, मैं स्मेल करके देख रही थी कि चाय कॉफ़ी कुछ गिरी है, आई थिंक चाय वगैरह गिरी होगी। जो ये बेडशीट का कवर है ना ये बहुत अच्छा है। एक तो ये ना पूरा मतलब बेडशीट को चिपक लेता है, तो इससे बेडशीट ज़्यादा सरकती नहीं है। दूसरा ये वाटरप्रूफ है, अगर थोड़ी बहुत चीज़ कुछ गिर भी जाती है ना तो नीचे मैट्रेस तक आपके नहीं पहुंचती है। तो ये मतलब मुझे मैट्रेस भी बहुत अच्छा लगा वेट फिट का, और साथ ही उसका कवर भी बहुत अच्छा है, तो हमें तो बहुत पसंद आया। तो अगर कोई नए आप लोग लेना चाहते हैं तो वेट फिट ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और देखिए ये मैंने डाल दी इस पे बेडशीट। ये बेडशीट थोड़ी सी छोटी आ गई है, लेकिन ये मेरी फेवरेट बेडशीट है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये जयपुरी डिज़ाइन है, और ये डिज़ाइन है ना बहुत अच्छा लगता है डालने पर। और सबसे बड़ी बात है कि प्योर कॉटन का होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत जो कहते हैं ना बॉडी को कंफर्ट जोन देता है। इससे ना बिल्कुल भी स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है, और देखने में भी ना बहुत कूल लुक आता है इसमें। तो अगर आप लोग बेडशीट लेना चाहते हैं ना, तो ये जो जयपुरी फैब्रिक वाला और जयपुरी प्रिंट वाला है
ना, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सुंदर लगता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। बेडशीट के मामले में मुझे ऐसा लगता है ना कि प्योर कॉटन से बेस्ट जो बेडशीट होती है वो होती ही नहीं है। मुझे बॉम्बे डाइन वगैरह की भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मुझे प्योर कॉटन की बेडशीट ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल लगती है और लुक वाइज भी ना बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने ये जो वार्डरोब्स है ना, इनके भी पूरे मतलब क्लीनिंग कर ली थी। अंदर से नहीं करूँगी लेकिन बाहर से पूरी डस्टिंग कर दूँगी, ताकि मैं अगले 1 हफ्ते तक बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। तो और अब आप देखिए, मैं आ गई थी अपनी वार्डरोब को क्लीन करने। वार्डरोब को क्लीन करने के बाद मैंने क्लीन किया अपना ये पॉट, जो कि मैंने बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया था। काफ़ी टाइम हो गया था इसको क्लीन किए हुए। तो मैंने एक हल्का सा गीला कपड़ा लिया और उसको अच्छे से क्लीन कर लिया। और टीवी यूनिट के ऊपर भी जो मैंने रनर डाला हुआ था उसको भी हटा करके अच्छे से क्लीन कर लिया। टीवी यूनिट का रनर मैं अभी वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मतलब बारिश है और सूखेगा नहीं, तो इतना गंदा था नहीं, तो मैंने सोचा बाद में कर लूँगी। और इस ब्रश की हेल्प से देखिए, इसके भी जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। ब्रश को पकड़ करके मैं अच्छे से बारीकी से करती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, इतना टाइम नहीं, इससे कई ज़्यादा टाइम लगता है इसको क्लीन करने में। और ये जो 2 पॉट रखे हुए थे इनको भी अच्छे से क्लीन किया और पूरा देखिए अच्छे से क्लीन करके वापस से मैंने लगा दिया। और जो रनर है ना, वो बिल्कुल गंदा नहीं लग रहा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा था। तो मुझे लगा कि इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पूरी डस्टिंग हो गई और डस्टिंग करने के बाद देखिए पूरा कैसा लुक आया कमरे का, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस मैंने काउच के ऊपर सारी बेडशीट्स इकट्ठे करके रख दी। अब जब मेड काम करके जाएंगी तो मैं सारी जो जितनी भी बेडशीट हैं उनको मतलब क्लीन करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो बस अभी 9:30 से 10 का टाइम हो गया था। बच्चे उठ गए थे तो उन्हें भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से बच्चों को नाश्ता बना देती हूँ। तो मैंने 2-3 दिन पहले जो है ना इडली बनाई थी, तो 2 दिन पहले तो इडली भी रखी हुई थी और इडली का जो है बैटर रखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फ्राई कर दिया जाए और फ्राई करके बच्चों को नाश्ते में दे दिया जाए। बाकी बच्चों को बगल में पड़ोस में आंटी के यहाँ जो है खाना खाने के लिए जाना था, क्योंकि उन्होंने कन्या भोज रखा था, मतलब पूजा वगैरह कराई थी उन्होंने, तो कन्याओं को बुलाया था खाने के लिए। और मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए जो है आज आलू के पराठे बना लूँगी, क्योंकि जब आप इतना काम करते हैं ना इतने सारे, तो डिटेल में खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि आज मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। अभी बच्चों का रूम पूरा सेट करना बाकी था, क्योंकि बच्चे अपना स्टडी टेबल तो सेट करके आ गए थे, लेकिन बेडशीट वगैरह चेंज करनी है या जो कमरे की डस्टिंग करनी है वो मुझे ही करनी थी। तो बच्चों को नाश्ता दे करके फिर मैं वापस ऊपर जाऊंगी और ऊपर बच्चों का रूम सेट करके वापस आऊंगी और हॉल की और डाइनिंग की जो है डीप क्लीनिंग करूंगी। तो देखिए, जब भी आपको डीप क्लीनिंग करनी हो ना, तो बच्चों के नाश्ते का और खाने के जो व्यवस्था है ना, वो एक रात पहले से कर लेनी चाहिए। यानी कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लेना चाहिए कि हमें अगले दिन है ना ज़्यादा टाइम किचन में ना बिताना पड़े। अगर आपका किचन में ही ज़्यादा टाइम निकल जाएगा तो आप सोचिए आप डीप क्लीनिंग कैसे कर पाएंगे। क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी थकान होती है, हम लोग भी थकते हैं, हम लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें। और एक स्पीड होती है काम करने की। आप ये सोचिए कि सारे काम एक साथ मैनेज हो जाएं, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मुझे पता था कि आज नाश्ते की व्यवस्था है मेरे पास और बैटर रखा हुआ है, डोसा बना दूंगी, इडली रखी हुई है, फ्राई इडली कर दूंगी, तो बच्चों का नाश्ता तैयार हो जाएगा। उसके बाद आलू बॉईल करके आलू के पराठे बना लूँगी। तो मुझे पता था, इसलिए मैंने आज डीप क्लीनिंग का काम निकाल लिया। तो जब भी मेरे साथ ऐसा होता है ना, तो मैं ना रात में ही प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ लंच की, बच्चों के नाश्ते की, ताकि सुबह ज़्यादा मुझे हेक्टिक ना हो। क्योंकि बच्चे अगर भूखे हैं ना तो मेरा काम में मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि बच्चों को कुछ खिला दूं, उसके बाद ही काम करूं। और काम करने के लिए जब आप कंटिन्यूटी में काम करते जाते हो, फिर जब लिंक टूटती है ना, तो फिर काम करने में आलस आता है। तो मेरी माने आप लोग, अगर आप लोग कंटिन्यूटी में काम करना चाहते हैं ना, तो आप एक दिन पहले से रात में तैयारी करके रख लीजिए सुबह नाश्ते और खाने की। उसके बाद क्लीनिंग में लगिए और उसके बाद जब आप क्लीनिंग करते हैं तो बीच में टाइम निकाल करके बच्चों का नाश्ता वगैरह रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैरेलल आपके 2 काम हो जाएंगे। डीप क्लीनिंग का भी आपको टाइम मिल जाएगा और बच्चों का नाश्ता वगैरह और खाना मतलब लंच वगैरह स्किप नहीं होगा, और आपको भी है ना ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर किचन में काम बचा होता है और हम दूसरे कामों में लगे होते हैं ना, तो दूसरे कामों में हमारा मन नहीं लगता, बहुत स्ट्रेस फील होता है। मुझे तो होता है, आप लोगों को होता है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
तो देखिए इस तरीके से मैंने इडली को ना प्रॉपर ढोकले के जैसा फ्राई किया था, क्योंकि मेरी बेटी को उसी तरीके का खाना था। आप चाहें तो सिर्फ राई और जीरे का और मीठी नीम की पत्ती यानी कड़े पत्ते का भी आप छौंक लगा करके जो है इडली फ्राई कर सकते हैं। पर मेरी बेटी को ना बिल्कुल ढोकले के जैसा चाहिए था, तो मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच शक्कर, मतलब शक्कर का पाउडर था मेरे पास, शक्कर का पाउडर, नमक और नींबू निचोड़ करके उसका पानी तैयार कर लिया, जो कि हम ढोकले में डालते हैं। तो देखिए मेरी ये आदत है कि जब भी मैं चॉपर का यूज़ करती हूँ, कोई सा भी चॉपर हो, मेरा ये वाला चॉपर हो या फिर ये बोर्ड वाला चॉपर हो, मैं तुरंत वॉश करके रखती हूँ। क्योंकि जब आप तुरंत वॉश करके रख देते हैं ना, तो एक तो चॉपर में से स्मेल नहीं आती है, दूसरा आपका काम हल्का रहता है बाद में करने के लिए। तो देखिए जैसे ही मैं चॉपर धो रही थी ना, तो उसके बाद मेरा दूध इधर बॉईल हो गया और गैस के ऊपर फैल गया। तो जब भी मेरा दूध इस तरीके से फैलता है या कुछ भी चीज़ गिर जाती है ना, तो उसके बाद मैं उस गैस को तुरंत ऑफ कर देती हूँ और अगले चूल्हे पर या अगले गैस बर्नर पर मैं जो है चीज़ को ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि ये एक तो जलता नहीं है, दूसरे क्लीनिंग में ईजी रहता है। जैसे ही ये ठंडा होगा, मैं दूध को इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी, तो ये आसानी से साफ़ हो जाएगा। नहीं तो ये जल जाएगा और स्टील के पास में मुझे इसे फिर खुरच कर और रगड़ कर धोना पड़ेगा। तो देखिए दूध भी मेरा बॉईल हो गया, इडली मैंने फ्राई कर दी और साथ ही साथ मैंने जो है ये डोसा भी तैयार कर लिया था। तो मैं दूध से बनाने वाली थी कॉफ़ी। बच्चों को भी मैं आज संडे के दिन कॉफ़ी दे देती हूँ, कभी कभी थोड़ा चेंज हो जाता है बच्चों के लिए भी। तो पूरा नाश्ता रेडी हो गया था और अभी बज रहे थे आई थिंक 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। और देखिए बच्चों के नाश्ते की प्लेट लग चुकी थी। अब मैं अपना इत्मीनान से जो बचा हुआ काम है वो करूँगी। उसके बाद जो है फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि बच्चे एक बार खा लेते हैं ना, तो उसके बाद बहुत रिलैक्स फील होता है कि हाँ बच्चों ने खा लिया है। अब मैं आराम से काम करूँगी और उसके बाद आराम से जो है लंच प्रिपेयर करूँगी। बच्चों को लंच मतलब नाश्ता देने के बाद मैं आ गई अपनी डाइनिंग को क्लीन करने के लिए, क्योंकि कई दिनों से मैंने डाइनिंग की ये मैट्स हटा करके क्लीन नहीं किया था। अच्छे से मैंने डाइनिंग को क्लीन किया और उसके बाद वापस से मैट्स को जमा दिया। तो इस सब में भी ना कम से कम आपको, जब मैट हटा करके मैं क्लीन करती हूँ ना, तो मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। और एक एक जो टेबल है ना, मतलब सॉरी टेबल नहीं, जो एक एक चेयर है ना, उसको बिल्कुल अच्छे से उसके लेग्स वगैरह पूरा क्लीन करना, उसके जो क्लॉथ है उसको क्लीन करना। तो इसमें मुझे 20-25 मिनट का टाइम लगता है जब मैं मैट को हटा के करती हूँ। तो मैट है ना, मैं वीकली ही हटाती हूँ या वीक में 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं हटाती हूँ। रेगुलर बेसिस पे जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं मैट्स के ऊपर से ही अपने ब्रश से क्लीन कर देती हूँ। डाइनिंग को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी सोफ़े क्लीन करने के लिए, और सोफ़े भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए। उसके बाद आ गई मैं ये कॉर्नर क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये कॉर्नर भी है ना, मैं वीकली ही क्लीन करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। और मतलब क्योंकि डेली करूँगी ना, तो इतना टाइम ही नहीं होगा मेरे पास कि मैं ये भी कर लूँ, पूजा भी कर लूँ, खाना भी बना लूँ और अपने लिए ब्लॉगिंग के लिए टाइम निकाल लूँ। तो मैं इसको भी वीकली ही करती हूँ, और वीकली करने पर भी ना ये बहुत गंदा नहीं होता है। अगर आप वीकली भी अच्छे से डस्टिंग करते हैं ना, तो मैंने ये नोटिस किया है कि घर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बस पूरे हफ्ते के रेस्ट के लिए मैंने अच्छे से आज लगकर मेहनत कर दी, और देखिए घर कैसा चमचमा गया। इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, मन को बहुत ज़्यादा सुकून देता है, बहुत शांति मिलती है और घर इतना अच्छा शाइन करने लगता है, चमकने लगता है ना, कि मतलब अंदर से हमें अच्छा गुड फीलिंग आती है। तो देखिए कैसा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया था, जम गया था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगते हैं, मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं या नहीं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मैं बच्चों के पास आ गई थी उनको नहाने के लिए, बोलने के लिए कि अब आप लोग नहा लीजिए, और मैं भी नहाने जा रही थी। और बस नहा धोकर खाना वगैरह बना के पूजा पाठ करके 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मैं रेडी हो गई, क्योंकि मुझे आज हरियाली अमावस्या की जो सेलिब्रेशन है उसमें जाना था। तो जाने से पहले मैं जो है अपने काम करके जाऊंगी, बच्चों को दूध, हस्बैंड को चाय देकर जाऊंगी, ताकि मुझे ये फील ना हो कि मैं घर में कुछ नहीं करके आई हूँ, यानी इन लोगों को भूख लगे या कुछ हो। तो उसके लिए भी मैं पूरी व्यवस्था करके ही घर से निकलती हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।